सकता कि कविताओं और कहानियों पर बात ना हो, उनके आलोचकीय व्यक्तित्व पर बात ना हो, लेकिन मैं ये देखती हूँ कि उनके राजनीतिक लेखन की तरफ लोगों का ध्यान कम गया है, पत्रकारिता पर भी ध्यान कम गया है। पत्रकारिता पर मैं अभी नहीं बोलूँगी। और जब एक पूरी मुहिम की तरह ये बात चलती है कि मुक्तिबोध जटिल कवि है, मुक्तिबोध ये है, मुक्तिबोध को समझना बहुत मुश्किल है, और आप जानते ही हैं कि पिछले वक्तव्य में रघुवर जी ने बताया है कि कैसे नामवर सिंह और रामविलास शर्मा के बीच में उन्होंने अस्तित्ववादी तक करार दिया रामविलास शर्मा। तो इन सब चीज़ों को जो जटिलता है, जिस तरह की मुक्तिबोध की जो जटिलता उनकी कविताओं या कहानियों में थोड़ी दिखाई पड़ती है, जो कि नहीं है जटिल, उसको समझने के लिए उनके राजनीतिक जो एवोल्यूशन उनका हुआ है, जो राजनीतिक तरीके से जो उन्होंने विकास किया है, और जियो पॉलिटिक्स पर जो उनकी नज़र रही है, अगर इस पर ध्यान नहीं जाएगा तो हम उनकी कविताओं को नहीं समझ सकेंगे। तो मैं एक उनकी दो पंक्ति, मुझे ध्यान तो नहीं रहती कई पंक्तियां, लेकिन वो पंक्ति मैं आपको सुनाकर ही अपनी बात शुरू करूंगी, जिसमें वो किसी कविता में कहते हैं कि आते ही होंगे वे लोग, नई पीढ़ी, आते ही होंगे वे लोग, तुम्हें देना होगा हिसाब अपना, सबका, जन का, मन का। ये जो बात है ना कि देना होगा हिसाब, बार बार कलाकार की ईमानदारी पर जब मुक्तिबोध बात करते हैं तो कहते हैं कि आप बच नहीं सकते, आते ही होंगे वे लोग, मतलब नई पीढ़ी आ ही रही होगी कि आपको अपना भी हिसाब देना होगा कि आपने क्या किया, और मन का भी, जन का भी हिसाब देना होगा। क्योंकि मुक्तिबोध सिर्फ मार्क्सवादी लेखक ही नहीं थे, वामपंथी लेखक नहीं थे, उन्होंने मनोविज्ञान को भी उतनी ही मजबूती से पकड़ा था, फ्राइडियन मनोविज्ञान को नहीं पकड़ा था। इसलिए वो कहते हैं अंकों पर भी मन के डंकों का पहरा है, ये लाइन भी वो कहते हैं। और वो कहते हैं कि हमारे स्वप्नों में भी पूंजीवाद चला गया है, किंतु आया फिर वह कीर्ति व्यवसायी और अर्थ, मतलब वो कहते हैं कि कैसे मुनाफा कैसे आता है और वो मुनाफा कैसे हमारी संस्कृतियों पर चलता है। अभी रघुवंश मणि जी बोल रहे थे, उसी आधार पर मैं ये बात कहूंगी कि जब मार्क्सवादी आलोचना में हम ये बात कहते हैं कि बेस और सुपर स्ट्रक्चर, यानी आधार और अधिरचना, तो अक्सर हम साहित्यकार इस बात में उलझ जाते हैं कि नहीं, अभी सांस्कृतिक क्रांति बहुत जरूरी है और संस्कृति से बात हम करें, और संस्कृति ही बहुत एक तो लंबे तरीके से आई है और लंबे तरीके तक जनता के मानस में रहती है। तो संस्कृति पर काम तो करना ही है, हम साहित्यकार संस्कृति पर ही काम करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि संस्कृतियां अपने आप नहीं बनती, उनके पीछे जो बेस होता है वो पूरा का पूरा अर्थतंत्र है, और आज वो अर्थतंत्र और ज्यादा हमें समझना पड़ेगा। जबकि हिंदी का साहित्यकार, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अमूमन हिंदी का साहित्यकार जो है पॉलिटिकल इकोनॉमी से दूर, इकोनॉमिक्स से दूर, बाकी चीजों से दूर, इसलिए पूंजीपतियों का पूरा खुलासा जो है वो कर नहीं पाता अपनी कविताओं में। आपको आश्चर्य होगा कि मुक्तिबोध जब अपने राजनीतिक लेख लिख रहे हैं तो उसमें वो पॉलिटिकल इकोनॉमी पे लिख रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि समाजवादी राज्य में अमेरिकी और ब्रिटिश पूंजी क्यों, अमेरिकी और ब्रिटिश पूंजी की बाढ़, वो अल्जीरिया के विद्रोह पर लिख रहे हैं, वो सुएज नहर के बारे में लिख रहे हैं, वे जेनेवा परिषद के बारे में लिख रहे हैं, समाजवादी निर्माण अभी आपने बताया उस पर लिख रहे हैं। वे लिख रहे हैं कि क्या कम्युनिज्म मुक्तिकारी आंदोलन है, और ये बहुत ही बेहतरीन लेख है। और एक और लेख जो मैं कह रही थी, जो समाजवादी राज्य में ब्रिटिश और अमेरिकी पूंजी की बाढ़ क्यों, उसमें मैं थोड़ा सा आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि वो बेस और सुपर स्ट्रक्चर जो है, अब अगर हम बेस को नहीं पकड़ेंगे, बेस बहुत छोटा, वो दिखाई नहीं पड़ता, कोई सिनेमा आता है धार्मिक, कोई साहित्य रचा जाता है, तो हम ये नहीं सोचते कि उसकी फंडिंग कहाँ से हुई है, कौन सी गठजोड़ है सरकार और पूंजीपतियों के बीच। जबकि हम आज जानते हैं कि हम पूंजीवाद में भी नहीं, बल्कि पूंजीवाद की चरम अवस्था साम्राज्यवाद में रहते हैं, और ये फाइनेंस कैपिटलिज्म से भी आगे बढ़ चुका है, वित्त पूंजी से भी आगे बढ़ चुका है। और मुक्तिबोध, आश्चर्य होगा, मैं पढ़ती रहती हूँ जब, तो मुझे लगता है कि वो कवि, आजकल तो लोग कहते हैं कि कवियों को थोड़ा नरम ही रहना चाहिए, या कवि जो है राजनीति की बात करे लेकिन इस तरह से करे कि लोगों को अट्रैक्ट करके करे, मतलब थोड़ा सांस्कृतिक तौर पर करे, थोड़ा सा समझ में आ जाए, जटिलता ना हो, कॉम्प्लेक्सिटी में घुसना ना पड़े, जनता समझ जाए, जनता के नाम पर मतलब कुछ भी थोड़ा इस तरह से लिखे। और इसलिए मुक्तिबोध आपके लिए कठिन है, इसलिए मुक्तिबोध के पास बैठना कठिन हो जाता है। तो फाइनेंस कैपिटलिज्म पे लिख रहे हैं, और मैं आश्चर्य से भर जाती हूँ कि उस दौर में कौन सा कवि और कौन सा हिंदी का लेखक हुआ जो फाइनेंस कैपिटलिज्म पे काम कर रहा हो, बात कर रहा हो, लिख रहा हो, कविता भी लिख रहा हो, कहानी भी लिख रहा हो, बाकी चीजें भी कर रहा हो। आज हम नहीं कर पा रहे हैं, उस दौर की तो बात छोड़ दीजिए।
हालांकि वो दौर मैं कहना चाहूँगी कि वो दौर आंदोलनों का दौर था, उसका असर हमारे संस्कृति पर था, हमारे साहित्य पर, हमारे सिनेमा में था। 1917 में जन्म हुआ मुक्तिबोध का, जब रूसी क्रांति हो रही थी और उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा था, और मजबूरन साम्राज्यवादी देशों को अपना ह्यूमन फेस भी लगा करके आना पड़ा था। और उसी का नतीजा था कि एक तरह का मूवमेंट था हमारे देश में और दुनिया में भी मूवमेंट था जब सोवियत संघ था। और जैसे जैसे वो ढीला पड़ा, ट्रेड यूनियंस टूट गए, बाकी और सांस्कृतिक संगठन टूट गए, साहित्यिक संगठन कमजोर पड़ते गए, और उसका नतीजा ये हुआ कि हम आज भी उसी तरह के कमजोर साहित्यिक संगठनों के बीच किसी तरह से रह पा रहे हैं, किसी तरह से सरवाइव कर पा रहे हैं। जब आंदोलन मजबूत थे तो आप साहित्य के गाने देख लीजिए फिल्मों में, शैलेंद्र के गाने देख लीजिए फिल्मों में, यानी बेस पर अगर हम ध्यान देंगे तो सुपर स्ट्रक्चर्स, कला, साहित्य, संस्कृति वगैरह अपने आप से नहीं बनती है, बल्कि अर्थतंत्र उनका निर्माण करता है। ग्रामशी ने भी यही बात कही थी, अभी अडोनो की भी बात कर रहे थे कि कोई भी सत्ता, राज्य की भी बात कर रहे थे रघुवंश मणि जी, और बता रहे थे कि जिन्होंने लिखा कि 1965 से पहले ही मुक्तिबोध ने राज्य के चरित्र को समझ लिया था, तो मुक्तिबोध राज्य और क्रांति पढ़ते थे, भगत सिंह राज्य और क्रांति पढ़ते थे। राज्य और क्रांति में जितनी स्पष्टता से राज्य की संरचना के बारे में बताया गया है, उतनी स्पष्टता से तो मुझे अभी तक, अगर मैं मैकियावेली को भी पढ़ती हूँ तो राज्य के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी है, लेकिन मैकियावेली ने भी उसको साफ नहीं किया है। लेनिन ने दूसरे तरीके से लिखा है, राज्य और क्रांति, स्टेट एंड रेवोल्यूशन, या पूंजीवाद, साम्राज्यवाद की चरम अवस्था में जब वो बताते हैं कि साम्राज्यवाद की पहचान कैसे हो। उस समय ब्रिटिश साम्राज्यवाद था, आगे चल के 90s तक आते आते अमेरिकी साम्राज्यवाद था, और आज हमें ध्यान लगाना चाहिए चीन पर। मैं नहीं कहती कि वो साम्राज्यवादी देश उन्हीं देशों की तरह होगा, लेकिन उस पर निगाह हमें रखनी चाहिए कि वो राजकीय पूंजीवाद में जा रहा है कि वो साम्राज्यवादी, क्योंकि उसकी पूंजी इतनी बढ़ गई है कि बाकी देशों में मुनाफा कमाने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। तो इन सब चीजों पर जियोपॉलिटिकल जो स्थितियां हैं, जो राजनीति है, उन पर निगाह लगाए बिना, उन अर्थतंत्रों पर निगाह लगाए बिना किस तरह की कविता रची जा रही है, किस तरह का साहित्य रचा जा रहा है, वो सब आपके सामने है। इसलिए मुक्तिबोध को समझना कठिन हो जाता है। जब वे कहते हैं कि स्वातंत्र व्यक्ति का वादी मन छल नहीं सकता मुक्ति के मन को, जन को, तो मन और जन जिसे हम पॉलिटिकली इस्तेमाल करते हैं, और मन जिसे हम अक्सर मनोवैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करते हैं, दोनों को वो लेते हैं। और हम देखते हैं कि उत्तर आधुनिकतावाद, अस्मिता विमर्शों ने तमाम तरह के खांचे बांट करके जिस तरह से समाज के परिवर्तनों की दिशा को भोथरा किया है, वो देखिए मुक्तिबोध किस तरह से कहते हैं कि स्वतंत्र व्यक्ति का वादी मन। स्वतंत्रता क्या है? वो स्वतंत्रता कोई निरपेक्ष चीज नहीं होती, स्वतंत्रता का भी अपना एक वर्ग है। जैसे लोग कह देते हैं आसानी से, मुक्तिबोध ने उस एक निबंध में लिखा है कि लोग मुझसे अक्सर बोलते हैं और कह देते हैं कि हम तो मानवतावादी हैं, या हम तो उसी तरफ खड़े हैं जिधर की तरफ सच है। तो सच क्या है, प्रेम क्या है, मानवतावाद क्या है? वो कोई वायवीय और अमूर्त चीज नहीं है, वो बिल्कुल वर्गीय चीज है। इस वर्गीय समाज में अगर हम रह रहे हैं तो कोई भी मूल्य जिसे हम जीते हैं वो वर्गीय है, और मुक्तिबोध उसी के आधार पर बहस करते हैं और इन सब चीजों पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, जो एक निरपेक्ष किस्म की स्वतंत्रता, निरपेक्ष किस्म का प्रेम, निरपेक्ष किस्म की मानवता, या अमूर्त किस्म से उसको बना करके बोल करके एक तटस्थता बरतते हैं बुद्धिजीवियों का। और अभी चर्चा हुई कि उन्होंने समाजवादी निर्माण में, समाजवादी समाज में शिक्षकों को उन्होंने संबोधित करके लिखा। उससे बेहतर लेख एक है नौजवानों का रास्ता। मुझे याद आते हैं भगत सिंह, विद्यार्थियों के लिए लिखा उन्होंने, और छात्र छात्राओं के लिए उन्होंने लिखा। भगत सिंह ने लिखा, पाश ने लिखा, उसी तर्ज पर उस लेख को आपको पढ़ना चाहिए और हमें अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए उस लेख को। इतनी वो पॉलिटिकल राइटिंग है उनकी, नौजवानों का रास्ता, जिसमें वो बोलते हैं कि हमारे नौजवानों में कितनी सारी चीजें हैं, लेकिन वो कैसे समय से पहले बेरोजगारी के कारण और बूढ़े हो जाते हैं, और हम जो टीचर्स और जो बुद्धिजीवी हैं वो अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि जल्दी जल्दी सफलता पाओ, नौकरी करो, आगे बढ़ो, इस तरह की चीजें रखते हैं। और उनको कभी भी समाज परिवर्तन में हिस्सेदारी के लिए हम तैयार नहीं कर पाते। तो 3 तरह के युवाओं का जिक्र करते हैं, जिसमें पहले तरह के युवा के बारे में कहते हैं कि वो अपने जो टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, उनसे कुछ भाषण कला वगैरह सीख लेते हैं और उसी तरह की चीज करके एक तरह का परंपरा शुरू कर देते हैं। दूसरे तरह के वे नौजवान होते हैं
जो बाकी चीज़ों में तटस्थता बरतते हुए कि सब जगह गड़बड़ियाँ हैं इसलिए हम कहीं नहीं जा सकते, अभी कुछ ठीक नहीं हो सकता, और एक आत्मग्रस्त किस्म की का अहम लेकर के एकांत में चले जाते हैं, वो आत्मग्रस्तता भी उतनी ही खतरनाक होती है जितनी दूसरे तरह का अहंकार खतरनाक होता होगा, और इसलिए वो किसी तरह के काम में नहीं लगते। और तीसरी तरह के नौजवानों को वो भद्र और कुलीन जो ड्राइंग रूम्स में किताबों और बाकी चीज़ों को शेल्फ को सजाते हैं और सजावटी तरीके से उसको रखते हैं, उनके बारे में कहते हैं, और बाद में वो लक्षण गिनाते हैं कि हमारा युवा, हमारा नौजवान कैसा हो और कैसे वो ऐतिहासिक रूप से जनता के भरोसों पर अपना विश्वास कायम करके उनके साथ खड़ा हो, कितना तार्किक हो, कितना विनम्र हो, कितना वैज्ञानिक हो, ये सारी बातें वो उसमें लिखते हैं। और ऐसा ही भगत सिंह का भी लेखन रहा है। तो मुझे जब मैं उसको पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि ये भगत सिंह की राइटिंग है, और साहित्य में इस तरह से एक्टिविस्ट राइटिंग किसी ने नहीं की होगी। मतलब किसी ने, मैं कह रही हूँ तो मैं ये नहीं कह रही कि किसी ने नहीं की, लेकिन लगभग मैं यही कहना चाह रही हूँ कि मैंने अपने तरह से जितना पुराना साहित्य पढ़ा और अभी का साहित्य पढ़ा, एक्टिविस्ट राइटिंग एक चीज होती है जिसमें आपको कई बार सुविधा नहीं होती है, आपको जमीन पर उतरना है, आपको आइडियोलॉजिकल वर्क करना है, आपको बाकी चीजें करनी है, तो आप बैठ के वहां शोध ही हमेशा नहीं कर सकते। तो 1.5 पन्ने की राइटिंग, 1.5 2 पन्ने 3 पन्ने की आलोचना शेक्सपियर से लेकर के तमाम हिंदी के साहित्यकारों पर, बांग्ला साहित्यकारों पर, विदेशी जो अंग्रेजी साहित्यकारों पर, फ्रेंच उपन्यासकारों पर, इतने छोटे छोटे में ही बहुत ही ठोस राइटिंग, इसको एक्टिविस्ट राइटिंग बोलना चाहिए कि जो अपने समाज पर इतनी निगाह रखता हो और फटाफट रिपोर्टिंग उस चीज की करता हो, ये मुक्तिबोध ने हमारे सामने रखा। तो एक तो ये मुझे लगता है कि अगर हमें इस तरह के दौर में अपने संघर्ष को तेज करना हो तो हमें हमारे साहित्यकारों को इस तरह का एक्टिविज्म, जिसमें एक कार्यकर्ता का गुण हो, उसके साथ अपनी तैयारी करनी पड़ेगी और लोगों की भी तैयारी करनी पड़ेगी, वरना ऐसे साहित्यकारों को सत्ता के लोगों को कोई डर नहीं लगता, ना तो उनके लिए वो असुविधाजनक होते हैं, बल्कि आज का साम्राज्यवाद जो है वो उसको एडजस्ट कर लेता है। उन्हें थोड़े ऐसे लोग भी चाहिए जो थोड़ा बहुत बोलते हों, ताकि वो अपना जनतांत्रिक मुख भी दिखा सके और बता सके कि हमने तो सबके लिए रास्ता खोल रखा है, तो हम तो एडजस्ट वो करने के लिए बड़े माहिर हैं और वो कर ले जाएंगे। तो इसलिए हमारा रास्ता धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे जो साम्राज्यवाद का भी चेहरा तो बड़ा बारीक होता जाता है। और दूसरी तरफ मैं जब उनकी कविताओं पर जाती हूँ तो उनकी 3 कविताओं की चर्चा करूंगी। एक कविता जमाने का चेहरा, 25-26 पन्ने की वो कविता है और 50 से 57 के बीच लगभग लिखी गई थी। आप उस कविता में देखेंगे कि साम्राज्यवाद और पूंजीवाद शब्द का इस्तेमाल जितनी बार मुक्तिबोध ने किया होगा, वो दौर भी था जब नाज़ी जर्मनी की तोपें स्टालिनग्राड पर पहुंच गई थी। उन सब की रिपोर्टिंग और कविता की भाषा में जिस उम्मीद और जिस साहस के साथ उन्होंने किया है, ऐसी तो कविता मैंने नहीं पढ़ी। हो सकता है कलावादी लोग उसको पढ़े तो कहें कि ये तो कविता ही नहीं है, वो इतिहास की तरह है। तो जमाने का चेहरा में हिटलर को देखिए, उस समय सोवियत संघ की स्थिति को देखिए और पूरे विश्व की राजनीति को देखिए। वो लंबी कविता है और उसको पढ़ने के लिए एक मांग चाहिए, और अक्सर मुक्तिबोध रीडर्स से ये मांग करते हैं, इसलिए हमेशा उन्होंने अपने पाठकों को संबोधित किया, ओ अप्रस्तुत श्रोता। उनकी एक कविता है, ओ अप्रस्तुत श्रोता। संवादी लेखक है, वो बातचीत करता है लगा। तो जमाने का चेहरा में जिस तरह से साम्राज्यवाद की शिनाख्त की गई है, वो पूरा आपको उनके पॉलिटिकल राइटिंग में दिखाई देगी। उनकी एक और कविता है, एक अंतः कथा, और उसमें एक माँ है जो आगे आगे चलती है, पीछे पीछे एक बच्चा चलता है, और माँ जो है वो सूखी सूखी डंठल और लकड़ियां चुन रही है और टोकरी में रख रही है, और उसी को देखकर बच्चा भी सीख रहा है कि कौन कौन सी लकड़ियां आग जलाने लायक हैं, उन्हें हम चुने। तो वो माँ जो है वहां पर स्त्री के रूप में है। जब मैं उसको पढ़ती हूँ तो वो स्त्री से ज्यादा मुझे क्रांति की तरह दिखाई देती। क्रांति का मतलब जो आपको आगे बढ़ाता हो, जो आपको इस तरह से चुनने को बताता हो कि समाज की वे उत्पादक शक्तियां कैसे चुनी जाएं, प्रोडक्टिव फोर्सेस कौन सी हैं हमारे समाज की। और इसी से मुझे समझ में आता है कि वो मार्क्सवाद के सिर्फ चिंतक और विचारक नहीं थे, जैसा कि हम लोग हो जाया करते हैं। मार्क्सवाद पढ़ लिया तो बहुत सारे लोग मार्क्सवादी चिंतक हो जाते हैं, लेकिन मार्क्सवाद या वामपंथी लेखक होने के लिए या कार्यकर्ता होने के लिए आप पार्टी और संगठन के यूनिट में नहीं है, तो आप सिर्फ एक विचारक और चिंतक है। हो सकता है कि आपको मार्क्सवाद ठीक लगता हो, पसंद आता हो, आपने उसको कुछ बात कह दी। मुक्तिबोध इस तरह की नहीं। तो जब वो अंतः कथा लिखते हैं कविता, तो उसमें जो स्त्री आगे आगे जाती है, तो बच्चा पूछता है कि मतलब इसमें से कौन कौन सी लकड़ियां चुननी है।
तो माँ बताती है कि वे लकड़ियां चुनो जो आग पकड़ सकती। तो वो पूछता है कि ये और फिर देखता है कि टोकरी में जो लकड़ियां रखी जा रही हैं वो पक्षी की तरह गा रही है। तो पूछता है वो क्यों गा रही है? तो वो कहता है कि इनके भीतर जो आग है, जो आगे चल के पकड़ लेगी, वही उनका कलरव, वही पक्षियों का गीत है, और मैं घर चलकर इनमें वो आग पैदा करूंगी, तुम उस आग को चुनो। और इसके आगे आगे आप देखते जाएंगे कि हम अपने समाज की जितनी, यही जनता है, यही लोग हैं, कोई आसमान से उतर के नहीं आते। तो हम उन उत्पादक शक्तियों के भीतर, जिसे पूंजीवाद और साम्राज्यवाद ने मार मार करके उसकी चेतना को खत्म कर दिया है, उसकी चेतना को भ्रष्ट कर दिया है, और वो अपनी भी मूल चीज, अक्सर मुक्तिबोध की कविताओं में ये चिंता है कि वह अनिवार्य अभिव्यक्ति, अब तक जो पाई नहीं गई वो अभिव्यक्ति। तो वो अभिव्यक्ति ये नहीं है जो हम लोग बोलते हैं, जो कि जरूरी है अभिव्यक्ति की आजादी, लेकिन वो अभिव्यक्ति नहीं कहते। वो एलिनेशन पर जाते हैं, मार्क्स की थ्योरी, अलगाववाद। पूंजीवादी समाज में हम इतने अलगावग्रस्त हैं। अलगावग्रस्त का मतलब ये नहीं कि हम आपस में मिलते नहीं है, वो एक मार्क्सिस्ट टर्मिनोलॉजी है, एलिनेशन, जिसमें वो बात करते हैं कि श्रमिक जो है वो अपने हाथ से पैदा की हुई चीज से अलगावग्रस्त है, यानी जो वो बनाता है वो उसे मिलता नहीं, और ये अलगाव हम सब के भीतर है। तो जब तक वो अलगाव नहीं खत्म होगा, हमारे भीतर का एक्सप्रेशन नहीं जागेगा, हमारे भीतर की अभिव्यक्ति, हम जो पूर्ण मनुष्य के रूप में होंगे वो पैदा नहीं हो पाएंगे। इसलिए बार बार वो अनिवार्य अभिव्यक्ति, अंधेरे में तो खत्म ही यहीं से होती है, उसी अनिवार्य अभिव्यक्ति की खोज पर। तो उस अंतः कथा को, कविता जब मैं पढ़ती हूँ तब मुझे ऐसा लगता है कि एक कार्यकर्ता ने लिखा है, और लिखते लिखते उसमें आप जाएंगे उस यात्रा में, तो आप देखेंगे कि एक देव तुल्य एक मनुष्य खड़ा हो जाता है, और जो सूत्रधार है वो भी उसी के बराबरी पर खड़ा हो जाता है, और आपको लगेगा कि मतलब ये बढ़ता बढ़ता इसकी जो सोच है, विचार है, वो बढ़ता एक देव तुल्य आकृति पकड़ लेता है, और उसके बाद वो थोड़ा सुविधाजनक हो जाता है। कहता है कि एक कप चाय लाओ, जैसा कि मुक्तिबोध को पसंद था, जब वो बिल्कुल विचार की दुनिया में बहुत जटिल चीजों में चले जाते थे, तो कोई एक कप चाय दे दे, एक बीड़ी दे दे। तो जब वहां तक वो पहुंच जाते हैं तो कहते हैं कि कोई चीज नहीं, सुविधा की जगह कोई चीज नहीं ले जा सकती, क्योंकि दिमाग थक गया है सोचते सोचते। वो लकड़ियां जुटाते जुटाते, वो लकड़ियां नहीं है, इस समाज की उत्पादक शक्तियों में क्रांतिकारी तत्व है जिन्हें हमें और आपको खोजना है, और वो प्रैक्टिस में जाके होगा, वो खाली किताब कॉपी बांटने से तो नहीं होने वाला। और मुक्तिबोध यही बोलते हैं, इसीलिए हमेशा उन्होंने साथी, सहचर, इन सब शब्दों का इस्तेमाल बड़ी संख्या में किया है। तो जब वो जाते हैं तो कोई एक कप चाय दे दे, और वो फिर इसके बाद कहते हैं कि कोई भी चीज बेहतर नहीं है, जो मेरी सुविधा है उससे ज्यादा बेहतर कोई भी चीज नहीं है। और लेकिन धीरे 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 फिर वो एक जिप्सी में बदल जाते हैं, यानी एक देव तुल्य एक आदर्शवाद से एक जिप्सी में बदलते हैं, एनार्किज्म की तरफ। आदर्शवाद और भौतिकवाद, भाववाद और भौतिकवाद पर बहुत बेहतरीन काम रहा है मुक्तिबोध का। कामायनी एक पुनर्विचार पढ़ने पर आश्चर्य होता है कि हिंदी आलोचना को इतनी वैज्ञानिक प्रणाली से गुजारने का काम, अब ये भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लोग कहेंगे कि ज़्यादा ही बात हो गई, लेकिन वाकई जब मैं उसको पढ़ती हूँ तो सामंतवाद के टूटने और पूंजीवाद के रास्ते जो होते हैं, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, या नहीं शक्ति की करो नहीं, शक्ति के विद्युत कण जो बिखरे हो विकल्प निरूपाय, समन्वय करे उनका मानवता हो जाए। तो ये तो ठीक है, शायद मैं भी मुक्तिबोध की वही बात कर रही हूँ कि शक्ति जो कि विद्युत कण जो इधर उधर बिखरे हैं उसको इकट्ठा करिए और मानवता जो है विजयी हो जाएगी। लेकिन मुक्तिबोध कहते हैं कि ये भाववादी दृष्टिकोण है, मुक्तिबोध का जो एक अंतर कथा है वो बिल्कुल दूसरी बात है। और यहाँ पर जो बात है वो कहते हैं कि ये समरसता और ये जो विजय है ये बिल्कुल भाववादी, और वो साबित करते हैं कि किस तरह से प्रसाद उनको प्रिय भी है। वो जानते हैं कि प्रसाद की लाइब्रेरी में हीगल है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि जिस समय 20वीं शताब्दी की दुनिया बदल रही है, इतनी सारी विचारधाराएं आ रही है, द्वितीय विश्व युद्ध हो गया है, और उसके बावजूद प्रसाद उस चीज को अपने कामायनी के अपने दर्शन में नहीं ले आता। तो क्या कारण है कि नहीं ले आ पाते हैं? वो हार्दिकता से समाज को आगे बढ़ाना जरूर चाहते हैं, वे चाहते हैं कि समाज में न्याय और समानता हो, लेकिन हार्दिकता से क्या हो? भाववाद से नहीं चलेगी ये दुनिया, भौतिकवाद से चलेगी। तो उस भौतिकवाद को और द्वंद्वात्मक प्रणाली को उन्होंने पकड़ा है,
और इस आधार पर उन्होंने कामायनी की जो आलोचना रखी है, ऐसी आलोचना तो बहुत मुश्किल है, हमारे आलोचकों तक में बहुत मुश्किल है। इसके बाद आप मध्यकाल जो भक्ति काल पर उनका लेख है उसको पढ़ लीजिए, जो बहुत ही विवादित लेख रहा है। नई कविता का आत्मसंघर्ष, एक साहित्यिक की डायरी, इन सारे से जब हम गुजरते हैं तो इतने मनोवैज्ञानिक तह में जाने के बावजूद भौतिकवाद का साथ उन्होंने नहीं छोड़ा, जो मार्क्सवाद की बेहद जरूरी चीज है, जिसमें यह बताया गया है कि एक ही समाज के भीतर से अगला समाज पैदा होता है, वो वैज्ञानिक तरीके से होता है। हो सकता है कि आज पूंजीवाद अपने चरम पर है साम्राज्यवाद के रूप में, और हमें लगता है कि नहीं खत्म होगा ये सब, ये तो होता ही रहता है, कहाँ चेंज हो रहा है, वही सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन इसी, और हो सकता है कि वो बड़ा हो, ताकतवर हो, इसलिए हम सब उसका हाथ भी पकड़ लें, हमें ना समझ में आए, या हम भाववादी तरीके से उसका विरोध कर दें कि गरीबों पर बड़ा अन्याय हो रहा है, गरीब अमीर के बीच खाई बढ़ती जा रही है, ये सब करें। लेकिन द्वंद्वात्मक भौतिकवाद बहुत ही साइंटिफिक एक चीज है ना, उसको पकड़ करके जब लिखता है लेखक तो समझ में आती है कि मुक्तिबोध की ऊंचाई क्या रही है। एक पोइट के रूप में अक्सर पोइट्स को कह दिया जाता है कि कवि और कलाकार को थोड़ी छूट भी है, मुक्तिबोध वो छूट नहीं लेते, पार्टी कार्यकर्ता की तरह बात करते हैं। सूखे कठोर नंगे पहाड़ों की एक कविता है, उस कविता को लगता है कि कार्यकर्ता को क्या होना चाहिए उसकी पूरी सूची है, कैसे कार्यकर्ता को ले जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन कौन सी चीज उसे रोक सकती है। यहाँ तक कि संगीत जो बुर्जुआ वर्ग ने सांस्कृतिक तौर पर हमें भरमाने के लिए भी रचा है, वो संगीत भी तुम्हारे पांव खींचेगी, तुम्हें नहीं रुकना है वहां पर भी। उस संगीत को जिसे हम मीठा और तमाम तरह से उसको व्याख्यायित करते हैं, उस संगीत को भी कहते हैं कि वो तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है, इसलिए हमें अपना संगीत भी खोजना, हमें सर्वहारा वर्ग का संगीत, सर्वहारा वर्ग की संस्कृति खोजनी होगी। इतने सजग है मुक्तिबोध। तो उसमें प्रसाद को बताते हुए कहते हैं कि प्रसाद की हार्दिकता पर मुझे कोई शक नहीं, लेकिन अगर भौतिकवाद को छोड़ दिया गया, जैसा कि मैं आपसे कह रही थी कि साम्राज्यवाद के भीतर ही वो सर्वहारा शक्तियां हैं, वो उत्पादक शक्तियां हैं जो अगली सोसाइटी के लिए काम करेंगी और जाएंगी, लेकिन हमें वो तब समझ, हो सकता है कि वो बहुत कमजोर और साम्राज्यवाद बहुत ताकतवर, लेकिन धीरे धीरे वही उत्पादक शक्तियां अगले रूप में ताकतवर होंगी और ये पीछे चले जाएंगी। कब कौन जानता था कि सामंतवाद में राजा जो है वो खत्म हो जाएंगे, दास प्रथा में मालिक खत्म हो जाएंगे और अगला समाज भी आएगा, हम नहीं जानते थे। वो हमारे लिए बहुत ही नॉर्मल और नेचुरल चीज थी, लेकिन उसी समाज के भीतर से कैसे विकसित होते हुए एक नया समाज बनता है। तो उन्होंने इस भौतिकवाद को पकड़ करके सारी आलोचना रखी, यहाँ तक की कविता भी। और पहले मैं उनकी कविताएं ही पढ़ती थी, उनकी कहानियां पढ़ती थी। उनकी कहानियों में जो मुझे कहानी पसंद है वो पक्षी और दीमक आप सब जानते हैं। मैत्री की मांग जो महिलाओं पर लिखी गई कहानी, एक स्त्री और पुरुष के बीच मित्रता क्या होती है, जो आज के आधुनिक युग के जो युवा पीढ़ी है उसके लिए बहुत ही बेहतर वो कहानी हो सकती है। उस कहानी को आप पढ़िए, मैत्री की मांग। और एक उनकी कहानी है प्रश्न, जो एक बच्चे के सवाल पर है, और देखिए कि वो कितनी आगे बढ़ी हुई कहानियां हैं। मैत्री की मांग खास तौर से वो कहानी पढ़नी चाहिए हम लोगों को। और क्लॉड ईथरली और बाकी कहानियां आप जानते ही हैं कि उसमें उन्होंने किन चीज़ों को, किस समय 20वीं शताब्दी में जो चीज़ें चल रही थी, उस हिंसा को, उस युद्ध को उन्होंने दर्ज किया। तो उन कहानियों को और उन कविताओं से गुजरने के लिए हमें, ये 3 कविताएं मैं चाहती थी, आपके सामने पढ़ने का टाइम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसका हिस्सा पढ़ना भी चाहती थी, लेकिन मैं उसे छोड़ दे रही हूँ। सूखे कठोर नंगे पहाड़ और जमाने का चेहरा और एक अंतःकथा। और एक उनकी क्या कम्युनिज्म मुक्तिकारी आंदोलन सिद्ध हो सकता है, उसमें उन्होंने ये बताया है कि भाववाद और भौतिकवाद क्या है, चीन की राजनीति, चीन कैसे मुक्त होता है, और उसके बाद कैसे समाजवाद हमें जो दिखाई पड़ता है, नेहरूवियन मॉडल की वो आलोचना करते हैं। और ये बात कहते हैं कि कैसे एक अभी रघुवंश जी बोल रहे थे कि विज्ञान जो है उसे सत्ता ने इस्तेमाल की। विज्ञान कुछ और नहीं है, हमें बचपन से पढ़ाया जाता है कि विज्ञान वरदान या अभिशाप, बेकार का क्वेश्चन है। विज्ञान मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, सिंपल, उत्पादन का एक साधन है। जैसे अन्य मशीनें होती हैं, उत्पादन के साधनों पर किसकी मिल्कियत होगी ये सवाल। एक समय में फ्यूडल सोसाइटी की हुआ करती थी, आज पूंजीपतियों का राज है, आप उसे सहकारी कर दीजिए, राष्ट्रीयकृत कर दीजिए, लेकिन सत्ता और पूंजीपति के गठजोड़ से उत्पादन के साधन, जो जितने भी सामान जो बन रहे हैं, उस पर साधन पर मालिकाना हक तो पूंजीपतियों का है। और जब सर्वहारा का उस पर होगा तो वो उसको अपने तरीके से इस्तेमाल करेगा
और पूंजीपतियों को दबाएगा भी। कभी भी समाजवाद ये नहीं कहता है कि हम समानता ले आएंगे, ये बात उनको ध्यान रखनी चाहिए। शुरू में वो समानता नहीं लाएगा, वो तो उसको पहले थोड़ा सा क्रश करेगा ना, क्योंकि पहले से चीजें वो, इसके बाद उस चीज को वो करेगा। वो कहेगा कि जो चीज पहले आपके पास इतनी जमीनें हैं, इतनी चीजें हैं, उसको बराबरी में कैसे लाया जाए। तो समाजवादी समाज में ब्रिटिश और अमेरिकी पूंजी क्यों, इस पर 7-8 पॉइंट लिखा है मुफ्ती बोध ने, वो पढ़ना चाहिए। वहां पर वो कहते हैं कि एक सरकार अगर किसी उत्पादन के साधन को राष्ट्रीयकृत कर देती है और इसके बाद कहती है कि इस पर जनता के हित के लिए एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेगी, जो जनता के हित के लिए जो भी पैसा आएगा जनता के उसमें जाएगा, तो हम समझ लेते हैं कि समाज पर, अर्थतंत्र पर सरकार का कब्जा है, सरकार ने राष्ट्रीयकृत कर दिया, तो अब हमारा ये काम हो गया। समाजवाद यही है, नेहरू का मॉडल यही है। ये लेख उन्होंने आज़ादी के 8 साल बाद लिखा था, शायद 55 में ही लिखी। उसी समय ये पहचान गए थे, जबकि सभी लोग कह रहे थे समाजवाद आ रहा है, लेनिन का असर है, पंचवर्षीय योजनाएं बन रही हैं, लेकिन मुफ्ती बोध वहां कह रहे हैं कि भ्रम पैदा हो रहा है। और अभी भी ये भ्रम पैदा है कि अगर हम कोई चीज सरकारी कर देते हैं तो हमें लगता है कि लोकतंत्र है, जनतंत्र है और सत्ता का वो है, अरे जनता का वो है। फिर वो बोलते हैं कि ऐसे समाजवाद नहीं होता है। पहला तो ये बोलते हैं। दूसरा, वो धनी किसानों और गरीब किसानों की बात करते हैं, भूदान आंदोलन की बात करते हैं, गांधी की बात करते हैं और कहते हैं कि बड़े किसानों से जमीनें छीनी नहीं गई, नहीं ली गई और बराबरी नहीं की गई, जो कि की जा सकती थी। एक तो उसकी आलोचना रखते हैं। और तीसरा फिर टैक्स और कर जो मध्य वर्ग से लिया जाता है उस पर बात करते हैं, उस टैक्सेस से क्या होता है, और बहुत सारी बात करते हैं जो मैं लाई थी कि मैं उस पॉइंट्स को आपको सुना दूंगी, लेकिन अब वो पॉइंट में सुनाने नहीं जा रही हूँ। तो इस तरह के कम से कम 7-8 बातें वो रखते हैं और बताते हैं कि साम्राज्यवाद की पहचान कैसे करें। मैं आपको कहते हुए मुझे बड़ा अजीब लगता है कि हमारी जो वामपंथी पार्टियां, हम लोग तो साहित्यकार हैं, हम इसमें क्या करेंगे, लेकिन हमारी वामपंथी पार्टियां भी साम्राज्यवाद की समझ से अभी बहुत कई जगहों पर उनमें या तो मतभेद हो जाता है और या तो उस, चूंकि वो इतने तरह के भ्रम उसमें है कि उसकी पहचान नहीं है। आप देखिए कि क्या कम्युनिज्म मुक्तिकारी आंदोलन है लेख में, उस समय पर कम से कम आज़ादी के 10 साल के बाद वो लेख लिखा गया। मुफ्ती बोध कहते हैं कि हमारा ये देश का जो पूंजीपति वर्ग, औद्योगिक वर्ग है, वो पर्याप्त मेच्योर हो चुका है, वो ये लिख रहे हैं, और अब मेच्योर हो गया है तो राष्ट्रवादी तत्वों के साथ गठजोड़ करके वो आज़ादी दे देगा। एकदम बिल्कुल राजनीतिक भाषा में पढ़ के नहीं सुनाऊंगी अभी, उसके साथ गठजोड़ आज़ादी देगा और सामंतवाद और साम्राज्यवाद एक दूसरे के साथ मिलकर हाथ मिलाएंगे और आज़ादी मिलेगी। लेकिन पूंजीपति वर्ग पर्याप्त मेच्योर हो चुका है। आज हम 2024 में रह रहे हैं। ठीक है कि हम देखते हैं कि जातिवाद कल्चरल स्तर पर अभी भी है, सामाजिक भेदभाव अभी भी है, स्त्री पुरुषों के बीच में जो चीज़ें हैं वो अभी भी है, लेकिन सांस्कृतिक आधार पर है, उसके बेस में ये सारा कुछ पूंजी से लगा हुआ और जुड़ा हुआ है, जिसको मुफ्ती बोध उस जमाने में ही कह रहे थे कि अब वो पर्याप्त मैच्योर हो चुका है। इसलिए हमारी असली लड़ाई पूंजीवाद के खिलाफ होनी चाहिए, न कि सामंतवाद के खिलाफ। जबकि हमारे यहाँ ये हो रहा है कि हम कल्चरल तरीके की लड़ाई तो बहुत कर रहे हैं, आर्थिक तौर की लड़ाई पर हमारा ध्यान नहीं है, जबकि पूंजीवाद पूरी तरह से उसी पर खड़ा है। तो इस लेख में वो बताते हैं कि गरीब और अमीर के बीच की खाई बताते हैं और लैंड रिफॉर्म पर बात करते हैं। मुझे बहुत ही जबरदस्त बात लगती है कि ये आदमी कवि है या राजनीतिक कार्यकर्ता है। इस तरह की भाषा तो नहीं हो सकती किसी कवि की, और कवि थोड़ा सा इन चीजों से, कवि की भाषा थोड़ी ऐसी होनी चाहिए जो जनता के बीच में जाए, लेकिन ये तो बिल्कुल राजनीतिक कार्यकर्ता, ऐसे पार्टी कार्यकर्ता हो वैसी भाषा में लिख रहे हैं। तो भूदान आंदोलन का लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पर बात करते हैं, बड़े किसान और छोटे किसान। बड़े किसानों को किस कॉन्टेक्स्ट में हमें उनका पक्ष लेना चाहिए, और उसके बाद छोटे किसान, क्योंकि छोटे किसानों का दमन करता है बड़ा किसान किस आधार पर, तो वहां हमें कैसे उसका पक्ष लेना चाहिए। और बैंकों और साख समितियों और उसमें से भी किसानों का क्या वर्चस्व है, इस पर कहते हैं कि किसान पहले साहूकार के कर्जदार थे, अब सरकार के कर्जदार हो गए। सरकारी कर्ज चुकाने के लिए वो सहकारी बैंकों के पास जाते हैं, और सहकारी बैंकों का कर्ज चुकाने के लिए वो सरकार के पास जाते हैं। वो घूम फिर के और ज्यादा बन गए हैं और उनकी स्थिति और दयनीय हो गई है। बस दयनीयता और खिंच गई है जो पहले जमींदारों की उससे हुआ करती थी। फिर विकास योजनाओं पर खर्च किसका होता है, इस पर बात करते हैं। और एक बात वो बहुत महत्वपूर्ण करते हैं, यहाँ नौजवान बैठे हुए हैं लड़के लड़कियाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो बोल रहे हैं कि हमारा निम्न मध्य वर्ग और मध्य वर्ग के जो बच्चे हैं उनको उच्च शिक्षा, आपको लगता होगा उच्च शिक्षा तो हमें मिल रही है, लेकिन वो इस बात को भी पॉइंट आउट करते हैं कि ये जो उच्च शिक्षा है ये नहीं, ऐसी शिक्षा जिसमें खास तरह की विशेषज्ञता होती है वो शिक्षा हमें नहीं दी जाती है, बल्कि क्लर्क की, प्रबंधन की,
सेवादारों की, ऐसी जो कि राज्य के पूंजीपतियों और सरकारों के जो प्रबंधन होता है उसको संभाल सके, उसकी क्लर्की कर सके, उसका हिसाब किताब रख सके, ऐसे टेक्नीशियंस, आईआईटी सेक्टर्स बनाए गए 90s के दशक में भर भर के, ऐसे टेक्नीशियन जो हमारे राज्य, हमारे शासक वर्ग के राज्य को चलाने के लिए सांस्कृतिक तौर पर तैयार हो, ऐसी शिक्षा हमें दी जा रही है जिसे हम उच्च शिक्षा मानते हैं, जबकि शासक वर्ग का जो बच्चा होता है वो बड़ा बारीक शिक्षा लेके आता है, शासन चलाने वाला शिक्षा लेकर आता है। तो विशेष किस्म की जो विशेषज्ञता हासिल करने वाली शिक्षा है वो हमारे मध्य वर्गीय और निम्न मध्य वर्गीय बच्चों को नहीं मिल रही है। और उसके बाद वो आरबीआई के गवर्नर पर बात करते हैं कि आरबीआई का जो डायरेक्टर होता है वो तब भी और आगे तक भी कोई पूंजीपति वर्ग का व्यक्ति होता है जो सरकार के काम का आदमी होता है। उसके बाद वर्गीय आधार पर तमाम कल्चरल संस्थाएं, अभी रघुवंश मणि जी बता रहे थे कि सैन्य संस्थाएं, राज्य चलाने के लिए सिर्फ सैन्य संस्था ही काम नहीं आती है, बल प्रयोग से फांसीवाद भी नहीं चलता है, फांसीवाद को भी संस्कृति की जरूरत पड़ती है, आप लोग जानते हैं। डंडे के बल पर जनता को फासिस्ट भी नहीं चला पाता। तो वो सैन्य संस्थाओं के साथ साथ कल्चरल संस्थाओं को कैसे विकसित करता है, और ऐसे ही बुद्धिजीवी, ऐसे ही अध्यापक और ऐसे ही संस्कृति कर्मी, ऐसे ही स्टूडेंट्स, ऐसे ही आईआईटी सेक्टर और डॉक्टरी और इंजीनियरिंग के बच्चे वो भर भर के तैयार करता है, ताकि शासक वर्ग का अपना वर्गीय शासन जो है उसको सुरक्षित रखने के लिए केवल पुलिस और ये पुलिस वगैरह और बल प्रयोग ना हो, बल्कि अन्य चीजों से भी वो आपको कंट्रोल कर सके। ये सारी चीजें उन्होंने इस लेख में लिखी। और महत्वपूर्ण उनके कुछ लेख रहे जिसको संक्षेप में मैं बता देती हूँ कि मध्य एशिया की राजनीति पर उन्होंने बहुत लिखा, और उन्होंने उस समय का सारा पर्दाफाश किया कि इराक, ईरान, इजिप्ट को लेकर के अमेरिकी साम्राज्यवाद क्या सोचता है। और उस वक्त जब हमारे यहाँ भी ये बात डिबेट में नहीं थी, तब मुफ्ती बोध ने इसका खुलासा किया। कई जगह मैं देखती हूँ कि कुछ राजनीतिक लैक ऑफ इंफॉर्मेशन उनके यहाँ है, लेकिन वो सिर्फ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, विश्लेषण की जो पद्धति है वो बहुत शार्प है। यानी कि आज तो हमारे ज़माने में सारा इंफॉर्मेशन भरा पड़ा है, यहीं से लेकर के, गूगल से लेकर के। उस समय तो वो न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर बाकी मैगजीन पढ़ा करते थे, लास्ट में क्वांटम फिजिक्स पढ़ने लगे। तो वो सारी चीज़ें जुटा करके पढ़ना इंफॉर्मेशन से नहीं होता, इंफॉर्मेशन हम सभी के पास है, और बल्कि पूंजीवादी सत्ता जो है इंफॉर्मेशन की दुनिया बना चुकी है। इंफॉर्मेशन पूरा स्पेस लेता है, इंफॉर्मेशन से मुनाफा मिल रहा है। तो हमें लगता है इंफॉर्मेशन से हम बड़े ज्ञानी हैं, बहुत सी चीज़ें हमें पता है, तो इंफॉर्मेशन मतलब ज्ञान, इल्म। लेकिन इंफॉर्मेशन नहीं होता ज्ञान, इंफॉर्मेशन का विश्लेषण, और विश्लेषण भी किस वर्ग का विश्लेषण, वर्गीय तरीके का भी विश्लेषण हो सकता है। तो अगर हम एक विचारधारा को समझते हैं और लगता है कि एक वैज्ञानिक विचारधारा है जो समाज को आगे बढ़ाने वाली है, तो हम उस दृष्टिकोण से अगर विश्लेषण नहीं करते हैं तो विश्लेषण भी बाजार का हिस्सा है, इंफॉर्मेशन भी बाजार का हिस्सा है। तो मुफ्ती बोध ये बात कहते हैं कि ये जो सूचनाओं का तंत्र है उसमें कल्चरल जो संस्थाएं हैं वो बहुत बड़ा रोल करती हैं। और लास्ट की बात कहती हूँ कि वे कहते हैं कि भारत में पूंजी 3 ढंग से लाई जाती है। फाइनेंस कैपिटलिज्म पे बात तो वो पूरी कर चुके हैं। सरकार द्वारा अन्य देशों से प्राप्त औद्योगिक सहायता के जरिए, पहला नंबर। दूसरा नंबर, पूंजीपतियों द्वारा अन्य देशों से प्राप्त औद्योगिक सहायता के जरिए। और तीसरा, प्रत्यक्षता लगाई गई विदेशी पूंजी के जरिए। प्राइवेट ट्रीटमेंट गारंटी स्कीम, यानी 25 सालों तक अमेरिकी पूंजी को राष्ट्रीयकृत नहीं करेगा भारत, ये तय कर लिया गया। और कहते हैं कि ऐसे आएगा समाजवाद नेहरू का, और बोलते हैं कि 25 साल को रेंट को दे दिया गया, और ब्रिटिश पूंजी पर छू नहीं, क्योंकि ब्रिटिश पूंजी के दिन लग रहे थे और अमेरिकी पूंजी आ रही थी। 25 साल तक रेंट पर दे दिया गया, और उसके बाद वो बोल दिया गया कि राष्ट्रीयकृत नहीं होगी। और यूएन में जाकर के बड़ा भाषण दिया उस समय फाइनेंस मिनिस्टर ने, उनका भी उन्होंने जिक्र किया। और आज आप देखिए अमेरिकी पूंजी नीचे गिर रही है पूरी तरह से, अमेरिका आपको मार्केट में बहता हुआ नजर आ रहा है। एलॉन मस्क और BYD जो चाइनीज कार कंपनी है, उन दोनों में टेस्ला और उन दोनों में देखिए क्या फसल चल रहा है। और यूरोपियन कंट्रीज में BYD का तो कार नहीं अभी जा रहा है, लेकिन 2 सालों के अंदर यूरोपियन कंट्रीज में वो सेल मार लेगा, क्योंकि चाइनीज पूंजी हर जगह लग गई है, उसमें अमेरिका भी उससे नहीं पार पाएगा। तो ये देखिए कि उस समय मुफ्ती बोध को ये सारी जानकारियां कहाँ से थी, और जानकारियां अगर मिलती हुई तो विश्लेषण की पद्धति क्या थी। खाड़ी देशों में तेल की राजनीति को हिंदी लिटरेचर में आलोचना और कवियों में इतनी गहन राजनीतिक जानकारी मैंने नहीं देखी है, और हो सकता है कि मेरे अध्ययन में अभी कमी रह गई हो, और उसके बाद मुझे मिलेगा तो मैं उस बात को जरूर रखूंगी जितना मैंने पढ़ा लिखा है। और इसलिए मैं कहना चाहती हूँ
कि राजनीति तात्कालिक राजनीति ही नहीं, सिर्फ ये राजनीति ही नहीं जो दिखाई पड़ रही है विरोध वाली, वो तो करनी ही है, वो तो सड़क की राजनीति, लेकिन आइडियोलॉजिकल राजनीति की जानकारी अगर हमारे साहित्यकारों को रूट तक नहीं होगी तो उनकी कविताओं में, उनकी कहानियों में वो बात नहीं आएगी। इसलिए मुक्तिबोध हमारे जटिल हो जाए, क्योंकि वो उस चीज को समझ करके लिख रहे थे, इसलिए वो भविष्य का कवि होगा, भविष्य का आलोचक और विचारक होगा। और हम जो साहित्य में काम कर रहे हैं, अब ये समय आ गया है, क्योंकि पूंजीवाद का तीसरा दौर, आपको मैं चीन का भी बता रही हूँ, तीसरे दौर में, बारीक दौर में आ चुके हैं। अगर हम उसके रूट, आर्थिक नीतियों को, जियो पॉलिटिक्स को नहीं समझ पाएंगे, खाली इतना ही जानेंगे सांस्कृतिक तौर पर हम अन्याय हो रहा है, जातियों पर हो रहा है, ये बिल्कुल हो रहा है, स्त्रियों पर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन इसके पीछे की फंडिंग की राजनीति, इसके पीछे की फाइनेंस कैपिटलिज्म की राजनीति, ब्रिटिश उपनिवेश, ब्रिटिश जो पूंजीवाद था वो मिलिट्री का पूंजीवाद था, अमेरिकन पूंजीवाद था वो कॉर्पोरेट का था, चाइनीज पूंजीवाद बिल्कुल दूसरा आ रहा है। फोर्ड कंपनी जब थी तब वो एक जगह सारी चीजें बनाती थी, बाद में जापान ने उसे अलग अलग कर दिया और असेंबल करके बनाया। आज चीन फिर से सारी चीजों को एक जगह बनाने की तकनीक पर आ चुका है। अब ये ज्यादा बात हो जाएगी, तो यानी कि अब हमारी लड़ाई भी दूसरी होगी साम्राज्यवाद से। अगर हम समाजवाद वगैरह बोलते हैं, अपने लेखन में लिखते हैं, हमें पता है कि थोड़ा मजदूर शब्द डाल देंगे, थोड़ा स्त्री शब्द डाल देंगे, थोड़ा जाति दलित शब्द डाल देंगे, थोड़ा छौंक लगा देंगे तो हमारी कविता और कहानी बन जाएगी और लोगों को लगेगा कि हाँ ये तो बड़े प्रोग्रेसिव कवि हैं, क्योंकि देखिए ना मजदूरों पर बात करते हैं, दलितों पर बात करते हैं, स्त्रियों पर बात करते हैं। आने वाला साम्राज्यवाद और समाज, आने ही वाली है वो पीढ़ी, देना होगा हम सबको जवाब, सबका अपना, सबका, जन का, मन का। तो हम ऊपरी तौर पर तैर कर उनको जवाब नहीं दे पाएंगे। हमें उस रूट कॉज को पकड़ना होगा, चाहे हम कल्चरल फील्ड में ही क्यों ना काम कर रहे हो, अर्थतंत्र हमें भी जानना होगा, फिलॉसफी हमें भी जाननी होगी, तभी साहित्य बनेगी। मुक्तिबोध 20-22 साल की उम्र में ही फिलॉसफी और पॉलिटिकल साइंस की तरफ मुड़ गया। वो जान गए थे कि इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। मार्क्स को पढ़ते थे और अभी उन्होंने बताया कि राज्य के चरित्र लेनिन की किताब से उन्होंने जिक्र है उनका कि कब उनके अंदर चेंज आया, राज्य क्रांति पढ़ के चेंज आया। तो ये सब चीजें हैं और कुछ बातें और भी जो मुझसे छूटी, लेकिन समय कम है, सब ठीक है। तो मैं मुक्तिबोध को जितना ही, मुझे बहुत सी कविताएं उनकी याद हैं, उनकी सारी कहानियां मैंने लगभग 2-3 बार पढ़ी है। कविताएं कुछ याद है कुछ नहीं है, तो कविताओं पर मैं जब बोलती हूँ तो शायद ज्यादा भूल जाती हूँ। इस बार मैंने सोचा कि उनके कुछ राजनीतिक लेखों को पकड़ा जाए और उस पर बोला जाए। और राजनीतिक लेख इसलिए मैंने रखा क्योंकि शायद इस समय राजनीति की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, और तात्कालिक राजनीति की नहीं बल्कि एक गहरी राजनीति की। अगर हम समाजवादी समाज चाहते हैं तो समाजवादी की जरूरत है। उसी तरह हमें उन सूखे डंठलों को खोजना है सबके बीच में, जिस तरह से मुक्तिबोध को वो क्रांति रूपी माँ जो आगे आगे चल रही है, टोकरी में बीन रही है, हमें भी इन्हीं में से खोज करके एक चीज तैयार करनी होगी जिसके वो छोटा ही होगा। बोल्शेविक पार्टी बहुत छोटी थी, बहुत ही छोटी पार्टी थी, चाहे पार्टी न बने, चाहे संगठन बने, चाहे हम एकजुट रहे, चाहे सांस्कृतिक धरातल पर एकजुट रहे, लेकिन वो सूखी लकड़ियां जैसे आग पकड़ती होगी, उन्हें जुटाने की जरूरत, उन्हें एकजुट करने की जरूरत मुक्तिबोध ने बराबर जाहिर की। इसलिए हमें उनकी कविता से आज के समय में यही सीखना होगा कि हमें उस साम्राज्यवादी राजनीति की पकड़ के साथ ही अपने साहित्य को हैंडल करना होगा और आगे ले जाना होगा। हम जनता के बीच में जरूर उसके आधार पर भी जगह बनाएंगे। जो लोग कहते हैं कि नहीं थोड़ा सा इजी लैंग्वेज कर दीजिए, थोड़ा सा लोगों को थोड़ा अच्छा भी लगना चाहिए, एक समय पर वही पीढ़ी पकड़ लेगी सही चीज। भाषा सारे भेद खोल देती है। मुक्तिबोध कल नहीं समझ में आए, उनके मरने से पहले 1 ही या 2 किताब उनकी छपी थी। आज मुक्तिबोध को चाहे कलावादी हो, चाहे प्रगतिशील हो, चाहे वामपंथी हो, सब में लगा है कि हम मुक्तिबोध के पीछे कहीं ना कहीं लगे रहे, और आगे चल के मुक्तिबोध को हमें लेना ही पड़ेगा साहित्य में। एक लास्ट और अनुरोध कि मुझे नहीं मालूम कि मुक्तिबोध का अनुवाद कितना हुआ है अंग्रेजी या उर्दू या किसी भाषा में। अगर अंग्रेजी में उनका अनुवाद होता तो वो विश्व स्तरीय लेखक के रूप में जाने जाते, और मुझे जानकारी नहीं है कि अंग्रेजी में उनका चाहे उनकी कहानियों का, चाहे उनकी कविताओं का अनुवाद हुआ है। ये हमारे ऊपर जरूरी कार्यभार है, क्योंकि बेहतरीन लेखक हिंदी साहित्य का जिसे विश्व स्तर पर समझा जाना चाहिए, ये हमारा काम है कि उसे हम वहाँ तक ले जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।